नहीं, कितने डिसिप्लिन होते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में? अच्छा, आपने मधुबनी पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट जताया है। हाँ सर। तो मधुबनी पेंटिंग की क्या खसूसियत है? चलिए इसी को कनेक्ट करते हैं कि दोनों यूएसए और ईयू चाहते हैं कि ये दोनों में पीस हो जाए, हाँ सर। लेकिन हो नहीं पा रही है। दोनों का तरीका एड्रेस करने का अलग अलग है, तो दोनों में क्या क्या अंतर है? तो जहाँ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये बात सही है। May I come in, sir? आइए, कभी Thank you, sir. शिवम नारायण झा। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते बैठो सर। बैठो। नमस्ते सर। शिवम नारायण झा। you. शिवम नारायण तो आपका पूरा नाम है। सर नारायण, हम जैसे कुमार के स्थान पे सर नारायण हमारे हाँ, तरफ लगाया वो जाए। मतलब पूरा नाम है। फादर का तो नाम नहीं है नहीं ना, सर, जैसे नहीं। साउथ में रखते हैं। नहीं सर। चलिए अपने बारे में बताइए। हिंदी है आपका, इंग्लिश मीडियम है? सर मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी। हाँ सर। सर मेरा नाम शिवम नारायण झा है। मैं बिहार के मधुबनी जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी से पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। सर मैथिली में मैं शॉर्ट स्टोरी लिखना मेरी हॉबी में शामिल है। इसके अतिरिक्त मैं मधुबनी पेंटिंग भी करता हूँ, उसमें रुचि रखता हूँ, और साथ ही सिटकॉम्स देखना भी मेरी हॉबी में शामिल है। Which attempt it is for you? सर ये Which मेरा attempt? 4th अटेम्प्ट है। Fourth. हाँ सर। Good. और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं क्या अभी? सर ये मेरा तीसरा इंटरव्यू This है। is the first attempt for interview? नहीं सर, तीसरा सर ये। तीसरा है। हाँ सर। What has been your earlier performances, if you don't mind telling us? First interview, second and third. सर फर्स्ट इंटरव्यू मुझे 190 मिले थे, दूसरे में 190? हाँ सर, अरे वाह। हाँ, और then? दूसरे में सर 175 मिले थे, हाँ, और सर ये मेरा तीसरा इंटरव्यू होगा इस साल। तीसरा ये होगा। हाँ सर। Very good. थैंक यू सर। जी। बढ़िया। 190 175 तो आपके बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। थैंक यू सर। शिवम जी, आपने ये रायबरेली में है ना इंस्टीट्यूट ये? हाँ सर, अमेठी हाँ, रायबरेली के पास में सर। इसमें आपने ये कोर्स किया, हाँ सर। इसके बाद भी कोई पढ़ाई करी आपने? सर मैं 21 में ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद सर मैं हैं? सर 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हाँ, हुआ। उसके बाद उसके बाद सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में 2022 नो से। फर्दर स्टडीज? नहीं सर, उसके बाद और जॉब भी कोई नहीं करी आप? सर मैंने प्लेसमेंट में नहीं बैठने का निर्णय लिया था सर कॉलेज में। Who you are being supported by your parents all through? आपके परिवार के लोग ही आपका जो है खर्चा वगैरह सब वही दे रहे हैं, या आप कुछ अपने आप भी कर रहे हैं? सर मैं निजी तौर पे ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। Very इसके good. अतिरिक्त मेरा जो छोटा भाई है सर, वो अभी एनटीपीसी में काम कर रहा है, तो सर उसका एक बड़ा सपोर्ट मेरे साथ रहा है। अच्छी बात। ये ट्यूशन पढ़ाना अच्छी चीज है, इससे सपोर्ट मिल जाता है, और जो है ठीक है, ठीक है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने के बाद आपने सिविल सर्विस में जाने का सोचा, या पहले ही सोच रखा था आपने? बीटेक ज्वाइन करने से पहले ही सोचा हुआ था सिविल सर्विस करनी है? सर बचपन से एक सपना तो अवश्य था, लेकिन सर जो मेरा मेन मोटिवेशन जो है सर, मैंने बीटेक 3rd ईयर में सर ज्ञानार्पण नाम से एक सर संस्था हमने फॉर्म की सर। उसके अच्छा। माध्यम से सर अमेठी के जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे सर, 2200 से अधिक बच्चों को सर हम लोग साइंस और मैथ के एजुकेशन वीकेंड पे जाके देते थे। तो सर वो जो इम्पैक्ट जो क्रिएट हुआ सर, HAL से हमें फंडिंग प्राप्त हुई, और सर वो देख के मुझे मन हुआ कि नहीं सर, मुझे सिविल सर्विसेज वाली जॉब है सर, मुझे ज़्यादा अच्छी मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन देगी। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करके ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सर जैसा कि मेरा कोर्स पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग है, रिफाइनरी इंजीनियरिंग, हाँ वो सर। अलग है? सर नहीं, कितने डिसिप्लिन होते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में? सर मुख्यतः 2 डिसिप्लिन, एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जिसमें वो अपस्ट्रीम का पढ़ाते हैं कि एक्सप्लोरेशन उसके जैसे। प्रोडक्ट्स के बारे में? हाँ सर, और दूसरा जो हमारा रिफाइनरी है, इसमें रिफाइनरी का मेंटेन कैसे आप चलाएं, रिफाइनरी को कैसे चलाना है, क्रूड ऑयल से कितने सारे प्रोडक्ट निकल सकते हैं डिमांड के अनुसार। तो सर हमारा कोर्स मुख्यतः इस पे था। तो ज़्यादातर बच्चे सर PSU, IOCL, HPCL, IOC सबकी रिफाइनरीज हैं? हाँ सर, मेरे ज़्यादातर दोस्त सर वहीं पे वहीं पोस्टेड पे हैं। हैं। हाँ सर। ये क्रूड को लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई, रशिया से आया, अमेरिका ने उस पर आपत्ति जाहिर करी। क्या है इसकी वो क्या पृष्ठभूमि क्या है, किस बिंदु पे ये कंट्रोवर्सी हुई? सर इसकी पृष्ठभूमि रशिया यूक्रेन वॉर है। सर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के फाइनेंस जो है, विशेषकर क्रूड ऑयल से जो उनको रेवेन्यू प्राप्त होता है, इसको रोकने की कोशिश की।
लेकिन सर भारत और चीन विशेषकर उन्होंने इस प्रतिबंध को नहीं माना, क्योंकि सर यदि हम मानते तो सर क्रूड ऑयल की प्राइसेस तो $100 से ज़्यादा चली जाती। हमारा इकोनॉमी और हमारा मार्केट इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर हमने रसिया से ऑयल तो लगातार खरीदना जारी रखा, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी हमारा 35% जो क्रूड ऑयल है सर वो रसिया से हमारा आ रहा है। लेकिन भारत और चीन के अलावा यूरोपियन देश भी तो खरीद रहे थे। हाँ सर, आपने सही कहा। हंगरी, स्लोवाकिया ऐसे यूरोपियन देश भी सर क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा सर अमेरिका भी सर यूरेनियम फ्यूल सर रसिया से भी परचेज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले पे भी सर तो केवल भारत पर आपत्ति क्यों हो रही थी? सर ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप का एक रसिया पे प्रेसिडेंट पुतिन पे एक तरह से प्रेशर बनाने का है, और कई सारे सर पर्सनल मुद्दे भी सर इसमें हो सकते हैं भारत को सिंगल आउट करने के लिए सर। इस पेट्रोलियम क्रूड को वहां से मंगाने से हमारे देश को सबसे ज्यादा फायदा किस चीज पे हुआ? सर हमारा सबसे बड़ा फायदा जो है कि हमें कम पेमेंट करना पड़ा। जैसे सर यदि $1 की यदि प्राइस बढ़ती तो समय हमें लगभग $6 बिलियन अधिक पेमेंट करना पड़ता है। सर हमारा जैसे लास्ट ईयर का हमारा क्रूड ऑयल $137 बिलियन का हमारा सर इम्पोर्ट रहा है। तो सर यदि $2-3 भी आगे जाता रशियन ऑयल हटने से, तो सर ये तो $150 बिलियन के आसपास चला जाता। तो हमारा काफ़ी इसमें एक तो ये हो गया कि खर्चा कम हुआ, और हाँ सर। दूसरा सर जो रशियन ऑयल है सर यूराल, सर वो हमारे जो रिफाइनरी है उसके कंपोजिशन से काफ़ी मैच करती है, तो सर उसका रिफाइनिंग काफ़ी बहुत आसान होता अच्छे। है। तीसरा सर हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है सर, तो सर उसमें भी हमारे फायदा मिलता है। और सर चौथा जो क्रूड हमारे जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है सर उसको भी स्टेबल रखने में हम ये भी ठीक है, लेकिन एक मुख्य फायदा आप चूक रहे हैं। सर मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में सर नहीं, ये जो हमने क्रूड लिया उसको हमने पेमेंट रुपए में किया। हाँ सर, सॉरी सर इट वाज अ रुपी ट्रेड। हाँ सर, रूपी रूबल ट्रेड तो है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, हाँ सर, इट वाज नॉट अ डॉलर ट्रेड। हाँ सर, हाँ सर, सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है ट्रम्प साहब को, हाँ सर, वो ये आ रही है कि ये व्यापार रुपए में हो रहा है, डॉलर में नहीं। हाँ सर, तो अगर ये चीज और भी लोग करेंगे हाँ तो सर। फिर डॉलर की अहमियत धीरे धीरे कम हो जाएगी। हाँ सर, डी-डॉलराइजेशन की जो बात चल रही है। गुड गुड। आप बिहार से आते हैं? हाँ सर। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके कुछ प्रयास हो रहे हैं? सर अभी बिहार द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर काफ़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा सर 2017 से कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं वहाँ? सर मुजफ्फरपुर में बैग इंडस्ट्री का काफ़ी हुआ है। पश्चिमी चंपारण में टेक्सटाइल का जो हुआ है, तो सर इस दोनों में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। बिहटा में भी सर जो हमारा प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत बिहार इनोवेशन कर रहा है। सर इंडस्ट्रीज आ तो अवश्य रही हैं, लेकिन सर अभी और प्रयास करना होगा। रेल के कारखाने कहाँ कहाँ हैं बिहार में? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ मधेपुर में है सर एक रेल की कारखाना, और सर मुझे अभी मधेपुर का ही सबसे पुराना कारखाना देश का बिहार में ही है। सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ जमालपुर में। चितरंजन, हाँ सर, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। हाँ सर, हाँ, बिजली के इंजन बनते थे। हाँ सर, वो सबसे बड़ा कारखाना है वो बिहार में। हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ये एकल विद्यालय क्या है? सर एकल विद्यालय भारत का सबसे बड़ा एनजीओ है जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है। सामान्यतः सर गांव के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुंच You पाई। can lock eyes with the person who is asking questions. You don't have to. सॉरी सर। सर तो एकल विद्यालय वस्तुतः सर एक ही टीचर होते हैं, और लगभग जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पाई, साक्षरता बहुत कम है, सर वहाँ जाके सर पढ़ाई करवाया जाता ताकि वहाँ भी एजुकेशन पहुँच सके सर ये स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य से प्रेरित है कि यदि लोग एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं आ रहे हैं तो हम उसके द्वार पे शिक्षा को लेकर चले तो जाएंगे। ये एकल विद्यालय से बिहार में या बाहर भी है? अन्य सर, राज्यों में भी है? सर पूरे राष्ट्र में सर ये है। पूरे राष्ट्र में। विशेषकर आदिवासी इलाकों में काफ़ी अधिक है। जी। जहाँ पे सर जिस क्षेत्र में, जैसे बिहार के सर मैं जिस जिले से आता हूँ सर, साक्षरता दर काफ़ी कम है सर। उन क्षेत्रों में भी काफ़ी साक्षरता कम है आपका दरभंगा में? मधुबनी में सर, मधुबनी में तो साक्षरता ही साक्षरता है। सॉरी सर मैं इसको देखूंगा सर। नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ सर। अरे IAS IPS ऑफिसर भरे हुए हैं, वहां से भरे हुए हैं। सर- सारे क्षेत्र में पढ़ने वाले लोग वहां से भरे हुए हैं। हाँ Anyhow, सर। तो हाँ, तो एकल विद्यालय, इसका कुछ आप लोगों ने इम्पैक्ट असेसमेंट किया है इसका? है सर इम्पैक्ट असेसमेंट सर सबसे बड़ा ये रहा कि सर पहले सामान्यतः नहीं, हमारे कोई स्ट्रक्चर्ड इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया है इसका? नहीं एकल सर, मेरा विद्यालय का। अनुभव ही रहा है जो कि मैंने जी अनुभव से हाँ, बताएं आप। सर अनुभव ये रहा कि पहले सर हमारे गांव से लड़कियां 10th सामान्यतः नहीं पढ़ने जाती थी, जी। क्योंकि
लेकिन एकल विद्यालय के आने से सर ये हुआ कि लड़कियों का जो परसेंटेज है 10th-12th का सर उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, जो कि सर समाज के पिछड़े वर्ग हैं सर, विशेषकर जो बिहार में मुसहर जाति है सर, वहाँ के उस बिहार तो के मुसहर जाति मुसहर जाति, सर ठीक है। उसमें उनमें तो सर साक्षरता दर 1.3% सर, वो तो बहुत कम मुसहर है। तो आपके पटना इस समय पटना गया में होंगे मुसहर, सर मधुबनी मेरे गाँव मधुबनी में सर। भी है, हाँ सर। ठीक है। तो सर उनमें सर साक्षरता दर सर काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि कम से कम वो सर लिखना पढ़ना और बेसिक मैथ्स सर, इसकी एजुकेशन सर उनको में कम से कम पहुंची, वो भी सर पहली पीढ़ी को ये पहुंची, इससे पहले सर ऐसे नहीं पहुंच पाई थी। सर एकल विद्यालय का ये 2 इम्पैक्ट काफ़ी रहा है। ठीक है। अच्छा, आपने मधुबनी पेंटिंग में अपना इंटरेस्ट जताया है, हाँ सर। तो मधुबनी पेंटिंग की क्या खसूसियत है? सर मधुबनी पेंटिंग सर सबसे बड़ा तो ये एक लोक कला है सर, मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। और सर जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं सर वो काफ़ी आकर्षक होते हैं, पूरे भरे भरे होते हैं सर, बॉर्डर जो किया जाता है वो भी काफ़ी आकर्षक होता है। और सर विशेषतर सर भगवान राम और माँ सीता के सर विवाह, ये सर मधुबनी पेंटिंग का सर मुख्य थीम माना जाता है। और सर अभी जिस प्रकार का कमर्शलाइजेशन का लेवल है सर मधुबनी पेंटिंग में, वो काफ़ी अच्छा है। तो नहीं, उन्होंने आप बताएं, कुछ फिगर्स हैं आपके पास, या कितना आपके पास एक्सपोर्ट हुआ है, या कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कुछ फिगर्स हैं आपके पास हैं? सर अभी लगभग 25,000 जो बिहार सरकार का डाटा है, 25,000 परिवार सर मधुबनी पेंटिंग से अपना आजीविका कहीं न कहीं उनमें जुड़ गए हैं कमर्शियल स्तर पर। सर एग्ज़ैक्ट एक्सपोर्ट का डाटा सर मेरे पास आपका नहीं है। डेटा नहीं है, ठीक है। आपने लिखा है कोऑर्डिनेटेड केरला फ्लड रिलीफ एफर्ट्स इन कॉलेज विद एन एनजीओ। हाँ सर। कॉलेज आपका था अ, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अमेठी में था, हाँ ठीक सर। है। हाँ सर। तो केरला के फ्लड से क्या क्या संबंध है इसका? सर 2018 में जब केरला फ्लड आया था तो हम लोग सेकंड ईयर में थे सर, काफ़ी बड़ी त्रासदी ये थी। और सर हमारे कॉलेज में सर केरला के बच्चों का भी काफ़ी परसेंटेज था। तो सर हम लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के सर इसमें नहीं, तो आप सिर्फ अमेठी में रहकर किया, या आप केरला भी गए थे साथ में? नहीं सर, मैंने अमेठी में अमेठी में रह के गए थे। हाँ क्या सर। क्या कार्य किया आपने उसमें? सर हमने सबसे पहले फंडिंग जो हमने कलेक्ट की सर, और सर फंडिंग को सही जगह सर हम प्रत्येक रूम में सर सभी सीनियर्स के पास गए, जो हमारे कॉलेज के जितने भी सर प्रोफेसर थे और सब, उनसे हमने ये अपील की कि सर वो अपना कुछ ना कुछ डोनेट करें ताकि उन लोगों तक पहुंच सके। और सर दूसरा मैंने सर एक एनजीओ के साथ, लोकल एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि ये जो हमने राशि कलेक्ट किया है वो सर सही जगह तक पहुँच सके। अच्छा, आप ये बताएं कायदे से कि बिहार के पिछड़ेपन के हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कारण क्या है, और हम ये जो पिछड़ेपन से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो जितने ह्यूमन इंडिसेस हैं सब में बिहार तो ऑलमोस्ट बॉटम में ही है। क्या क्या इलाज है इसका, है आपकी नज़र में क्या इलाज? सर आपने पहले सब ऐतिहासिक कारण शुरू कीजिए और फिर हाँ इलाज बताइए इसका। सर ऐतिहासिक कारण मुझे लगता है अस्थाई बंदोबस्त जो नीति थी सर, उसका एग्रीकल्चर पे सर प्रभाव कहीं काफ़ी विनाशक है सर। अभी भी सर जो लैंड होल्डिंग है सर वो काफ़ी विकृत है, चकबंदी नहीं है, तो एग्रीकल्चर सर काफ़ी चकबंदी अभी तो गवर्नमेंट कर रही है, चकबंदी नहीं है, गवर्नमेंट अभी यूँ कहें कि सारा सर्वे चल रहा है वहाँ पर बिहार में। सर अभी सर्वे स्टॉल हो गया, क्योंकि कैथी लिपि में सारे डॉक्यूमेंट थे, तो उसको पढ़ने में दिक्कत आई है, तो सर अभी अच्छा, कैथी में था। हाँ सर सारे कैथी में थे, तो अभी रुक गई है सर पिछले 1 वर्ष से। और सर तो 1908 के बाद सर कभी सर्वे नहीं किया गया, तो एग्रीकल्चर लैंड को आप सर इकोनॉमी में जोड़ नहीं सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं सर ब्रिटिश नीति उसी समय से ऐसे चला। और सर दूसरा जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी सर मैं उसका भी एक इम्पैक्ट मानता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। और सर तीसरा कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रीजन में सर पॉलिटिकल रीजन भी आएंगे सर। 1900 श्री कृष्ण सिंह जी के जाने के बाद सर लगभग 23 चीफ मिनिस्टर रहे सर 1990 तक। इस प्रकार की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने सर बिहार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। इंस्टेबिलिटी के कारण, स्टेबिलिटी के कारण क्या 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 हो सकता है आपकी नज़र में? हमें बहुत स्टेबिलिटी नज़र आई, एक परिवार तो बहुत दिनों तक राज्य करता रहा वहाँ पर। सर और आज भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कौन सा टर्म है? छठा टर्म है उनका, 10वां टर्म है। देखिए, तो आप इंस्टेबिलिटी की बात कहाँ कर रहे हैं आप? सर आपने मुझसे हिस्टोरिकल रीजन पूछा, तो मैं नहीं, कोई बात नहीं। 1962 से 1990 तक पूछा। ठीक है, और सर 1990 से 2000 तो सर हमारा लॉस्ट डिकेड हो गया, ठीक क्योंकि है। सर हमारा ग्रोथ रेट माइनस में चला गया, -0.4 हो गया। तो सर ये कहीं ना कहीं ये जो 40 साल का सर गैप है बिहार के स्टोरी में सर, ये कहीं ना कहीं हमें अभी भी सर पीछे रख चलिए, रहा तो है। अब आप बताएं कि आप उत्थान कैसे करेंगे? आपकी नज़र में क्या उत्थान होना चाहिए? क्या सरकार के जो एफर्ट्स हैं, क्या वो सही दिशा में है, या आप कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे? सर मुझे लगता है बिहार की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं सर, हमारा यंग पॉपुलेशन इतना बड़ा है। तो सर सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना चाहिए। सर अभी भी एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है सर बिहार में, क्वालिटी एजुकेशन अभी भी सर एक बहुत दूर की बात है। जो हायर एजुकेशन है सर उसमें 3 साल में डिग्री प्राप्त नहीं होती। और सर इसके कारण सर एक बड़ा नुकसान बिहार को हो रहा है। दूसरा सर इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल सर,
जिस प्रकार से PLI स्कीम सर सेंटर के स्तर पे है, सर राज्य के स्तर पे भी इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। और सर जहाँ तक बात सरकार की है सर, तो सरकार ने सर स्टार्टअप पॉलिसी, औद्योगिक प्रोत्साहन पॉलिसी, IT पॉलिसी, सर सरकार इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ी। अभी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्तर पे सर मेगा स्किल सेंटर्स बनाने की घोषणा की है, AI मिशन लॉन्च किया है। सरकार के स्तर पर सर पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी प्रोत्साहन देखा गया है कि बिहार को हम अग्रणी राज्यों में शामिल करें। आपकी नज़र में कौन-सा गैप जो ब्रिज करना चाहिए? या नहीं है जिसको आपकी नज़र में वो कैसे आप ब्रिज करेंगे? या आपने डिफरेंट डायमेंशन बताए जिस दिशा में सरकार कार्य कर रही है, परंतु जितने टैंजिबल रिजल्ट्स आने चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। और कौन-सी चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है? सर इसमें मुझे 2 चीज़ें लग रही है। पहला तो बिहार की ब्रांडिंग, सर बिहार की ऐसे एक इमेज जो सर बन गई है कि लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की चीज़ें, कि जो कि वास्तविकता है नहीं। तो सर इसको सुधार करना होगा। और सर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर, बिहार को नदियों ने कई भाग में बाँट दिया है, तो सर इन्वेस्टर आने से पहले कहीं न कहीं कतराते हैं, उनको लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है ये दोनों पे चीज़ों पे काम किया जा सकता है। उनको ये डर है कि उनका जो पैसा लगेगा वो पैसा लुट जाएगा, सर ऐसा एक छवि बिहार की है सर। भी है। हाँ सर। तो उसका छवि सबसे बड़े ब्रांडिंग के मेन तो ब्रांडिंग की बात आ जा रही है। हाँ सर, ब्रांडिंग हमें एनीवे सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ओके शिवम, अभी ये पीस टॉक्स हो रहे हैं रशिया और अमेरिका के बीच में, ताकि जल्दी से जल्दी पीस दोनों कंट्रीज में हो जाए। हाँ सर। लेकिन अभी भी बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज हैं जिनकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो क्या वो मेजर कंटेंशियस इश्यूज क्या हैं? सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि रसिया चाहता है कि डोनबास रीजन पे जो उसका अधिकार और क्राइमिया पे उन्होंने जो अधिकार किया 2014 में, इसको सर वेस्ट मान्यता दे दे। और सर इसके लिए सर यूरोप और कहीं न कहीं यूक्रेन तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है ये पहला इश्यू है। और सर दूसरा जो रूस और चीन के बीच में जिस प्रकार के संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए हैं, सर कहीं न कहीं अमेरिका इसे भी अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए खतरा मान रहा है। सर ये दोनों कारण मैं समझ रहा तो डॉनबास को आपने एक रीजन दिया, और क्या रीजन हो सकता है? हूँ। सर जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है सर, इसको भी सर कहीं न कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ का ऐसा मन है कि बैटलफ़ील्ड पे ही इसका समाधान हो, या फिर इस प्रकार का समाधान हो जो कि यूरोप के फ़ेवर में हो। लेकिन अमेरिका कहीं न कहीं इस दिशा में सर रसिया की तरफ थोड़ा अधिक झुका हुआ, और जो रियलिस्टिक है, जो बैटलफ़ील्ड पे जो रियलिटी है, सर उसके तरफ कहीं न कहीं अधिक झुका है। तो इस विषय में सर एक वहाँ पे बड़ा भारी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको दोनों लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, रशिया भी और यूक्रेन भी। ज़पोरिया करके है एक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ सर। इसकी वजह से भी पीस टॉक्स में फेलियर हो रहा है। सॉरी सर मैं और इसके क्या बारे इसकी में वजह, थोड़ा और क्या हो सकता है? रशिया सीज़फायर नहीं चाह रहा अभी, और क्या हो सकता है? और बताइए एक दो। सर जो लैंड की अदला-बदली है सर, जैसे रसिया का खेरसॉन और अन्य रीजन में जो कब्ज़ा है, तो रसिया चाहता है कि डोनबास में उसे वो क्षेत्र दिया जाए। सर कहीं न कहीं यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है, और रसिया सर चाहता है कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, तुरंत इलेक्शन किया जाए, और फिर से उनके वैधता पे सर वो सवाल उठा रहे हैं। तो इस पे भी सर कहीं न कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ और ये शामिल नहीं है। सर इसके अलावा सर रसिया का लगभग $250 बिलियन का जो एसेट्स हैं, वो फ्रीज़ किए जा चुके हैं यूरोप द्वारा। सर उस पे भी कहीं न कहीं दोनों के बीच में तनाव है। चलिए इसी को कनेक्ट करते हैं कि दोनों यूएसए और ईयू चाहते हैं कि ये दोनों में पीस हो जाए, हाँ सर। लेकिन हो नहीं पा रही है। दोनों का तरीका एड्रेस करने का अलग-अलग है। तो दोनों में क्या-क्या अंतर है? यूएस अलग ढंग से इसको ट्राई कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन का अलग व्यू है, स्ट्रैटेजी उनकी अलग है। दोनों चाहते हैं, दोनों सपोर्ट भी कर रहे हैं यूक्रेन को। हाँ सर मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रोच है सर, वो कहीं न कहीं जो जो वास्तविकता है सर बैटलफ़ील्ड पे, उसके अधिक अनुरूप है। सर वो मान रहे हैं कि रसिया अंत में जीत सकता है, जितना ज़्यादा युद्ध लंबा खींचेगा, रसिया को उतना ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन यूरोप का मानना है कि यदि हम फाइनेंस करें यूक्रेन को, तो यूक्रेन वापस उस क्षेत्रों पे कब्ज़ा कर सकता है। और यूक्रेन को सर यूरोप को ये भी डर है कि कल को आज यूक्रेन पे कब हमला हुआ, कल को पोलैंड पर और अन्य बाल्टिक कंट्रीज़ पे हमला हो सकता है। तो यूरोप इसे सिक्योरिटी रीज़न से ज़्यादा देख रहा है, अमेरिका इकोनॉमिक रीज़न से ज़्यादा देख रहा है। तो किसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की संभावना है? यूएस की जो अप्रोच है उसमें, या ईयू में? सर मुझे लगता है कि जो यूएस की अप्रोच है सर, वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सर यूक्रेन का मामला दोबारा दोबारा सोचिए। वो तो कह रहे हैं बस दे दीजिए और ख़त्म करिए। सर इसमें उनका मेरा तो ये दोबारा सीड द टेरिटरी, जैसी भी है दीजिए। नो कंसेशंस टू यूक्रेन। सर इसमें मेरा मानना है कि यूक्रेन का मामला काफ़ी पुराना है, जिससे विशेषकर जो कोल्ड वॉर के बाद सर नाटो का विस्तार हुआ है सर ईस्टर्न यूरोप में, सर वो कहीं न कहीं मेन मुद्दा है। और यूक्रेन तक यदि इसका विस्तार होगा, तो सर ये कहीं न कहीं रसिया नाटो इसको तो मेंबरशिप छोड़ना चाह रहा है, वो कोई बात नहीं है, वो तो पॉइंट हट गया।
सर वो रशियन स्पीकिंग रीजन्स भी रहे हैं सर, डोनबास और क्राइमिया का रीजन। सर मुझे नहीं लगता कि रशिया इसे छोड़ने के लिए तैयार होगा, विशेषकर इतने ब्लॉक्स के बाद जो उस पर कब्जा उन्होंने किया है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर कि कहीं इलीगल माइनिंग हो रही है, हाँ सर। और एक मंत्री जी आपको बोलता है कि जो उनके आदमी हैं उनको इलीगल माइनिंग में पकड़े गए हैं हाँ सर। उनसे रियायत बरतें और छोड़ दें, क्या करेंगे? सर इसमें मैं कानून के अनुसार कार्रवाई करूँगा। कानून के अनुसार यदि वो उन्होंने इल्लीगल माइनिंग में हिस्सेदारी की है तो आगे जाँच कीजिए और उनको सज़ा दीजिए। पर पॉलिटिकल प्रेशर है आपके ऊपर। सर मुझे नहीं लगता कि कानून से ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर को मुझे मानना चाहिए। जो कानून कह रहा है उसके अनुसार मुझे काम करना चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। झा जी, हाँ सर। आप एस.एन. झा हैं और एक बड़े प्रसिद्ध ए.एन. झा हुए हैं। हाँ सर। आपका आप जानते हैं उनको, ए.एन. झा? सर आदित्यनाथ झा 1936 बैच इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे। सर वो लवासना के प्रथम डायरेक्टर भी थे, बाद में उन्होंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे भी काम किया था। उनके नाम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल भी है। हाँ सर। सर वास्तव में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनके पिता सर गंगानाथ झा भी सर वाइस चांसलर रहे थे, अच्छा, और उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे रहा था। तो झा लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये बात सही है? सर वास्तव में पढ़ाई लिखाई की एक परंपरा सर हमारे कम्युनिटी में पहले से रही है। पहले संस्कृत पढ़ाई की और अभी वर्तमान में जो वर्तमान आधुनिक शिक्षा है, सर कहीं न कहीं मुझे लगता है ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर है कि पढ़ाई लिखाई की एक परंपरा सदियों से रही है। तो ये मैथिल प्रदेश में पाए हाँ होते सर। हैं हाँ सर। झा। हाँ सर। तो इनका कंट्रीब्यूशन बिहार की गरीबी दूर करने में कुछ हुआ है, झा कम्युनिटी का? सर मुख्यतः सर जो माइग्रेशन का स्तर है सर हमारी कम्युनिटी से बाहर के प्रदेशों में सर वो अधिक है। सर दूसरा सर कई सारे लोग व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं, जैसे मखाना को सर मखाना के एक्सपोर्ट के थ्रू, मखाना की खेती के थ्रू सर, तो उसमें कई सारे लोग हमारी कम्युनिटी के सर काम कर रहे हैं। और सर सिविल सर्विसेज में सर काफ़ी आगे सर उसमें रहे हैं और उसके थ्रू सर राष्ट्र और देश की सेवा कर रहे हैं सर। आपका आपका आपने जो होम स्टेट दिया है वो छत्तीसगढ़ दिया है क्या? हाँ हाँ सर। वो कैसे? आप तो बिहार, पक्के बिहारी हैं, झा लोग छत्तीसगढ़ में कहाँ? सर वास्तव में मेरी माँ छत्तीसगढ़ से हैं। वास्तव में मेरे नाना जी बाल मजदूरी करने छत्तीसगढ़ चले गए, तो वहीं पे सेटल हो गए। अच्छा तो माँ का जन्म और सब कुछ वहीं से है, तो अच्छा। इसलिए और आपके फादर? वो सर बिहार से ही हैं, लेकिन नाना जी ने सर शादी और सब कुछ सर गाँव में ही आके किया, अच्छा लेकिन बस सर वहीं पे गए थे, जांजगीर चांपा में। अच्छा। हाँ सर। इसमें छत्तीसगढ़ में इस समय नक्सलिज्म की क्या स्थिति है? सर छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म सर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है सर, जैसा कि सर 1 मार्च 2026 का जो डेडलाइन है, सर उसका पूरा प्रयास है कि नक्सलिज्म को समाप्त किया जाए। सर अभी जो बड़े-बड़े नक्सल लीडर चाहे बसवराजू हो, हिडमा हो, सर वो मारे जा चुके हैं। और सर जो कैंप्स हैं, सर वो अब तो अबूझमार और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के बहुत ही दुर्गम रीजन थे, सर वहाँ तक फैल चुका है। तो इस छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म सर मुझे लगता है कि अंतिम सांसें अपनी गिन रहा है। वजह क्या थी, कैसे? और ये छत्तीसगढ़ में ही पनप रहा था या आसपास के राज्यों में भी था? सर उन आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे सर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ जिले विशेषकर बालाघाट, और उड़ीसा का सर मलकानगिरी जो जिला है। मलखानगिरी। हाँ सर। अच्छा। तो और सर इन क्षेत्रों में सर, झारखंड में भी था? हाँ सर झारखंड में भी था सर। सर वो पशुपति से खैर कोई बात नहीं। हाँ सर वो एक रेड कॉरिडोर बना था सर। अच्छा, तो ये ट्राइबल क्षेत्रों में क्यों फैला? सर मुझे लगता है कि सर ट्राइबल क्षेत्रों में चूँकि विकास काफ़ी कम था, तो सर कहीं न कहीं उनको प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल गया, और विशेषकर सर उसमें माइनिंग का भी सर शुरू में रोल रहा। माइनिंग से जिस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट हुए, मुझे लगता है कि सर उसका भी एक रोल रहा, एक प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल गया एक आइडियोलॉजी को। अच्छा, एक फिलॉसफी तो ये भी है कि शेड्यूल कास्ट की जो रहने की परंपरा है, जो उनके सेटलमेंट्स हैं, इन सबको डिस्टर्ब किए बिना उनको उनका विकास किया जाए। तो चलिए, तो अब ये बताइए कि आपने रेलवे अकाउंट सर्विस तो हायर प्रेफरेंस दिया है और ट्रैफिक और पर्सनल को लोअर दिया है। इसकी क्या खास वजह है? मतलब सिर्फ दिस इज योर राइट टू चूज? सर जैसा कि मैंने कुछ सीनियर से बात की, तो उन्होंने बताया कि जो अकाउंट सर्विसेज हैं सर उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाद में सर सर वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी इस स्तर पे भी सर काफ़ी उनका अपॉर्चुनिटी अब बढ़ रहा है। 7 है, 8 हम्म, ट्रैफिक ऊपर है। ट्रैफिक को ऊपर दिया है हाँ सर आपने? ट्रैफिक ऊपर अच्छा। 7 नंबर पे है या 8 नंबर पे है? अच्छा।
तो ट्रैफिक ऊपर है और फिर अकाउंट से पर्सनल है, पर्सनल तो बाद में रहती है, 15 पर्सनल बाद में ही रहती है। और ये अलग अलग फिर से क्यों हो गई रेलवे सर्विसेज? एक बार तो एक कर दी थी शायद सब हाँ सर। मिला के, तो एक की गई थी और क्यों अलग अलग हो गई? सर एक करने के पीछे यह रीज़न दिया गया था कि आपस में काफ़ी ज़्यादा विभागीकरण हो गया है सर, डिपार्टमेंटल का स्तर पे काफ़ी लड़ाई होती है। लेकिन सर एक करने फिर उन्हें अलग-अलग किया गया क्योंकि देखा गया कि सर काफ़ी ज़्यादा जो उसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ता है किसी-किसी सर्विस में। सर एक करने से कहीं न कहीं उसका अभाव देखा जा रहा था और रेलवे एक्सीडेंट्स भी सर बीच में काफ़ी बढ़े थे सर, उसका भी एक रीज़न माना जा सकता है। एक्सीडेंट्स का आपने जिक्र किया, हाँ तो सर। ये कवच प्रणाली हाँ सर। किस सीमा तक सक्सेस है और कैसे इसका विस्तार किया जा रहा है? सर कवच प्रणाली धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है रेलवे के सभी ट्रेनों में। लेकिन सर किस सीमा तक हुआ है सर इसके बारे में और चलिए, पढ़ूँगा। मगर है क्या ये? डू यू सी द न्यूएंसेस ऑफ द प्रोसेस? हाँ सर। सर वास्तव में ये ट्रेनों के टक्कर को रोकने के लिए सर ये एक प्रणाली है जो हमारा स्वदेशी प्रणाली है। सर उसमें सर मैं जहाँ तक याद कर रहा हूँ सर सिग्नल का यूज़ करते हैं अलग-अलग तरीके से और ताकि ट्रेनों का टक्कर ना हो, आपस आने पे उनको पता चल जाता है कि यदि एक ही ट्रैक पे हैं और चेतावनी ज़्यादा तेज़ी से जारी होती है। सर मैं ये इतना ही याद कर समथिंग टू डू विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सेंसर्स और क्या? हाँ सर, इनका भी सर इसमें रोल है सर। चलिए, अब आपका इंटरव्यू खत्म करके हम आपको फीडबैक देंगे आपका, थैंक यू है सर। ना? थैंक यू। और ये सब उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, आप हाँ सर। देखिएगा ध्यान से। थैंक यू सर। इसको पहला तो हम सुझाव ये देंगे कि जो ये न्यूज़पेपर्स हैं, उस हफ्ते के न्यूज़पेपर तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और 1 महीना पहले से, 1.5 महीना पहले से जिस न्यूज़पेपर को आप पढ़ते आ रहे हैं, उन सबके मुख्य बिंदु अलग करके उनके बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। हाँ सर। कुछ आपने ऑलरेडी बना लिए होंगे और उनके बैकग्राउंड नोट्स तैयार कर लीजिएगा, डिजिटली या जैसे आपको सहूलियत हो, है ना? हाँ सर। और उन चीज़ों को, जो बैकग्राउंड नोट्स हैं, रिपीटेडली पढ़िएगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जिससे हर चीज़ आपकी समझ में आए। हाँ सर। जैसे कवच है, ज़रूर पढ़ा होगा आपने, हाँ सर। तो उसको जब नोट आ जाएगा आपके पास, तो उसको उस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी, हाँ सर। है ना? अच्छा, दूसरी बात ये है कि अ, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आपके चेहरे पे हल्की सी जो मुस्कान रहती है, उसकी भी अपनी अलग ग्रेडिंग है। तो ये सब आपके लिए एसेट्स हैं। हाँ सर। फिर आप हम्बल भी लगते हैं, तो ये सब आपके एसेट हैं, इनको आप संजो के रखिए और इंटरव्यू में आपका जो एक्सप्रेशन है वो उस हिसाब से होना चाहिए। जो आपके अधिकतर सवाल आएंगे वो डैट से आएंगे, उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा। आपने जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग लिया है, उससे भी संबंधित बहुत सारे सवाल आएंगे। फॉसिल फ्यूल्स का भविष्य क्या है, आपने पूछा था क्या? नहीं, अभी नहीं। फॉसिल फ्यूल्स का इंडिया में क्या फ्यूचर है, विदेश में क्या फ्यूचर है, हाँ सर। और हमारा जो 2047 तक जो विकसित भारत डेवलप करने का लक्ष्य है, हाँ सर। उसमें क्या रेशो रहेगी फॉसिल फ्यूल्स की, क्या रहेगी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, और क्या रहेगी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में उनका कहना है कि 100 गीगावाट हाँ हम उस समय तक तैयार कर सकेंगे। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, क्या वो कामयाब होगी स्ट्रेटजी? इसी तरह आपकी सोलर पावर, विंड पावर और बाकी के बारे में आप, अच्छा, ये कार्बन, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये पोल्यूशन से भी सीधे संबंधित है। हाँ सर। तो उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? कोल बर्निंग जब होती है पावर जनरेट करने के लिए, तो उसमें क्या कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कहीं, या हमारे यहाँ, जिससे पोल्यूशन कम से कम हो? हाँ सर। और ये देखिएगा कि हमारे यहाँ एजुकेशन, हेल्थ और पोल्यूशन को ही ले लीजिए,
इसके बारे में पब्लिक जागरूकता इतनी क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए। देखिए बजटरी प्रोविजन देख लीजिए एजुकेशन और हेल्थ के, पिछले 15-20 साल का बजट उठा लेंगे आप, उसकी परसेंटेज देखिए और बाकी मुद्दों से कंपेयर करिएगा। पब्लिक ना पब्लिक की ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की इन मुद्दों के बारे में जागरूकता नहीं है। तो सोच के देखिएगा कैसा जी। थैंक यू सर। शिवम जी आपने बहुत अच्छा किया है और मेरे मेरे एक अंदाजा ये है कि आप इस बार भी अब बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा जो अभी बातें हुई हैं जहाँ आपको लग रहा है हाँ कि सर। आप थोड़े कम कॉन्फिडेंट हैं, वहाँ थोड़ा और मेहनत देख लीजिए, हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ सर। और इसमें करंट अफेयर्स को आप और अच्छा कर लीजिए। अच्छा तो ऑलरेडी है ही, लेकिन और अच्छा हो सकता है। आपने बहुत अच्छा किया, बस लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, नहीं सर। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। मैं उसी बिंदु पे आना चाह रहा था सर, जो आप कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों को आप कुछ ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं बैठ करके है। तो जब केयरफुली सुनना जब सुनते हैं तो लगता है कि शायद उसमें अतिशयोक्ति होगी। बट एनीहाउ, तो जो भी है आपने बिहार के विषय में आपको काफ़ी रिसर्च कर जाना ही होगा। हाँ आप सर। मैथिली लिटरेचर ले रखा है, हाँ सर। उस पर भी आपको फ़ोकस करना होगा। और जितने जो कारण हैं, क्योंकि ये नॉर्मली बिहार के जो कैंडिडेट्स आते हैं उनसे ये बात सामान्यतः पूछी जाती है। तो इसकी तैयारी बिल्कुल आप स्पष्ट तरीके से कर लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अ, उसके बाद है कि आपने बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी, एकल विद्यालय सब बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है ना? तो उस पर अच्छी तैयारी करके जाइएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वेल, थैंक यू सर। ओके शिवम, हाँ सर। आपका बहुत प्लेजेंट कॉन्फिडेंस है, चेयरफुल डिस्पोजिशन है और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ही अच्छे हैं। अच्छी तरह से बात को कह सकते हैं आप, और कॉन्फिडेंस आपने अच्छा भरपूर दिखाया और कंपोजर बना के रखा। और वो पॉइंट बड़ा ठीक रहा आपका कि जो अब कहा गया, पूछा गया कि जहाँ बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, तो आपने इमीडिएटली हाँ नहीं बोला, उनमें पढ़ने का वो होता है, इस प्रकार के बड़ा डिस्क्रीट सा जवाब दिया, अच्छा सा जवाब दिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप अच्छा शो करते हैं। कुछ एक बातों को ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप शब्द यूज़ करते हैं, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ हाँ सर, ये और मुझे लगता है, कन्विक्शन से बोलिए जो भी है, सर। इनका प्रयोग ना करें। हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं इसको और हेड मूवमेंट आपका बहुत ज़्यादा, बहुत प्रोमिनेंट है, ऐसा ऐसा करके बहुत ज़्यादा हेड मूवमेंट है, थोड़ा कम रखिए, होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, थोड़ा आप लीनिंग फॉरवर्ड हैं, आप बिल्कुल इस प्रकार से चेयर के ऐसे बैठे हुए जैसे बहुत एंजाइटी के स्टेट में होते हैं। हालांकि आप कंपोजर अच्छा था, आगे ना बैठिए, सीधा बैठिए, खींचना नहीं है लेकिन सीधा बैठिए। और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। दो एक सवाल मैंने पूछे थे, थोड़ा सा सर, मैं आपने कॉमन सेंस और जनरल अवेयरनेस से जवाब दिया, स्पेसिफिक थोड़ा सा और देख लीजिए। मैं और पढ़ूँ। थैंक यू सर। ये शिवम, हाँ सर। एक विषय पे आलोचना होती है यूपीएससी की भी और भारत सरकार की भी, कि जो आपने लिटरेचर और मैथिली लैंग्वेज में पेपर लिया है ना, हाँ सर। आलोचना का मुद्दा ये है कि इसके पेपर भी एक ही यूनिवर्सिटी में बनाए जाते हैं, आपके जो जवाब होंगे उसका इवैल्यूएशन भी वही यूनिवर्सिटी करती है, तो थोड़ी सी बायस आ जाती है। तो आप इसका समुचित उपयुक्त उत्तर सोच के लिख के तैयार रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में भी कोई इस विषय को उठाए। हाँ सर। ये मुद्दा चल रहा है अब 15-20 साल से, तो मैं देख रहा हूँ। और न केवल मैथिली की, कुछ और भाषाओं के बारे में यही, मगर मैथिली एक भाषा है जिसकी एक ही यूनिवर्सिटी है शायद। हाँ सर, ललित नारायण। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा सर। कहाँ पे? सर दरभंगा में है सर। कहाँ पे? दरभंगा। दरभंगा। हाँ तो सर। वही यूनिवर्सिटी है ये, हाँ सर। और हर चीज वहीं से आती है, वहीं जाती वही चेक होते हैं, वही पर्चे बनते हैं। है। तो इसको तैयार सर, मैं इसको ऑल द तैयार- बेस्ट टू यू, गुड लक। थैंक यू सर। हाँ, इस बार यू शुड मेक इट दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ये मैं पॉइंट आपको देना चाह रहा था। हाँ सर। सर को विश किए चेयर को, एंड द चेक। हाँ सर। और जाते वहाँ समय भी भी थैंक द चेयर। वहाँ भी जब आप घुसेंगे
जनरल साहब ने बताया आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जस्ट विश द चेयर, और इफ देर इज ए लेडी मेंबर Yes. विश हर नेक्स्ट, otherwise just one wishing is good enough. मैं इसका While ध्यान coming out also same protocol follow.